नमस्कार प्यारे बच्चों, हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और आज पहली बार मैं क्लास 9th के लिटरेचर को शुरुआत करने जा रहा हूँ। सीबीएसई में जो हमारी इंग्लिश की बुक चलती है क्लास 9th में, उस बुक का एक चैप्टर मैं आज आप लोगों के सामने रखूँगा, जो परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये चैप्टर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक प्रेरणा दे करके जाता है, बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन दे करके जाता है। इसलिए आज मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने की सोची है। तो अगर आप तैयार हो तो हम चलते हैं सीधे इस चैप्टर की ओर बिना किसी भूमिका के। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला पे। प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, जो चैप्टर है इसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यहाँ पे एवलिन ग्लेनी जो है ये इस कहानी की मेन एक्टर है, इस कहानी की हीरो है, समझ लीजिए हीरोइन है इस कहानी की। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक जीता जागता उदाहरण है हमारी इस दुनिया का कि इंसान के पास कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, शारीरिक दुर्बलता क्यों ना हो, शारीरिक अक्षमता क्यों न हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक लक्ष्य है, एक जुनून है, तो बड़े से बड़े उद्देश्य को आप पा सकते हैं। उसे कोई आपको पाने से रोक नहीं सकता है। जी हाँ, एवलिन ग्लेनी जो है ये बेसिकली स्कॉटलैंड की रहने वाली एक लड़की है। हालांकि आज भी ये जिंदा हैं एवलिन ग्लेनी। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को लिखा है देबरा काउली ने। देबरा काउली बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने इंटरव्यू लिया था एवलिन ग्लेनी का और उसके बेस पे उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, जो हमारे सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लड़की के बारे में, फिर तो आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा ही। जो लड़की है ना, लड़की जो है बहरी है, बहरी है। बचपन में वो बहरी रहती है, धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है जबकि वो 100% जो है बहरी हो जाती है। क्या कोई बहरा व्यक्ति म्यूजिक समझ पाएगा? भाई, जब तक उसको सुनाई नहीं देगा तब तक वो म्यूजिक क्या समझेगा। म्यूजिक एक साउंड की चीज़ है और आप जब बहरे होते हैं तो फिर आपको साउंड सुनाई नहीं देता। लेकिन आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है बच्चों, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आपने कुछ सोचा है और अगर आपने अपना एम बनाया है, लक्ष्य बनाया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती है। मैं बताऊं, ऊपर अगर हम देखेंगे बिफोर यू रीड आपकी बुक में तो लिखा है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता तो ले ली पर उसके बदले में उसे कुछ ऐसा चीज़ दिया जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। ठीक है, व्हाट वी हियर सी फील्स। हम जिस चीज़ को सुनते हैं ना, उसे एवलिन ग्लेनी महसूस करती है। वो सुन तो नहीं पाती पर वो चीज़ें महसूस करती है। और फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बल्कि जिससे जितना गहरा हम किसी चीज़ को सुनते हैं उससे कहीं गहरा वो एवलिन ग्लेनी उस चीज़ को सुनती है, महसूस करती है। और इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। ये इस चैप्टर का वो है, स्टार्टिंग में लिखा गया है, जिसको जेम्स ब्लेड ने लिखा है। ये जो लाइन है ना आप जो पढ़ रहे हैं, इसको जेम्स ब्लेड ने इस लाइन को लिखा है। हम आते हैं स्टोरी के बैकग्राउंड की ओर। लड़की बहरी होती है, धीरे धीरे पूरा बहरापन उसके अंदर आ जाता है और स्कूल में जब वो पढ़ने के लिए जाती है, एक दिन ऐसा होता है कि उसका पियानो बजाने का लाइन लगी होती है। पियानो बजाने का जब नंबर उसका आता है, उसकी माँ, जिसका नाम ईसाबेल है, ईसाबेल गेनी, इस लड़की के माता का नाम ईसाबेल ग्लेनी है, जब वो अपनी बेटी को बुलाती है पियानो बजाने के लिए तो उसकी बेटी उसकी आवाज़ को नहीं सुनती। और उसी दिन से उसकी माँ को लग जाता है कि शायद मेरी बेटी जो है वो कान से बहरी है और उसे कम सुनाई देता है। जब थोड़ी सी बच्ची बड़ी होती है, उसको पढ़ाने के लिए लोग नॉर्मल स्कूल में ले जाते हैं, पर उस नॉर्मल स्कूल में वो ठीक से पढ़ नहीं पाती। वहाँ के टीचर उसको बोलते हैं कि आप इसको ऐसे स्कूल में ले जाइए जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं,
उस स्कूल में ले जाइए, क्योंकि ये इम्पेयर्ड लड़की है, ये सामान्य बच्चों के बीच में अपने जीवन को अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर ग्लेनी की जिद है कि नहीं, मैं पढ़ूंगी तो उस सामान्य स्कूल में ही पढ़ूंगी। कहते हैं ना कि कभी ना कभी कोई ऐसा गुरु हमको लाइफ में मिल जाता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। ऐसी ही मुलाकात कुछ ऐसी ही लाइफ में होता है इस एवलिन ग्लेनी के लाइफ में। और एक टीचर हैं जिनका नाम है रॉन फोर्ब्स। रॉन फोर्ब्स नाम के टीचर से उनकी मुलाकात होती है। रॉन फोर्ब्स जो हैं बेसिकली वो तबला या जाइलोफोन बजाने वाले टीचर हैं, जाइलोफोन या तबला बजाने वाले टीचर हैं। उनसे उसकी मुलाकात होती है। अब वो उस बच्ची को म्यूजिक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली बच्ची है, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली बच्ची है, तो इसे हमें सिखाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके क्लासरूम में भी ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बेशक कमज़ोर हों, पर वो बहुत जुझारू होते हैं, बहुत पढ़ने का उनका मन होता है, इसलिए टीचर उन बच्चों को ज़रूर ध्यान देता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं पर नोटोरियस होते हैं, टीचर उनको बार बार समझाता है कि थोड़ा सा नोटोरियस वाला जो लेवल है अपना कम करो। अगर मैं सही कह रहा हूँ या आपका अपना खुद का ही अनुभव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कहानी बच्चों जब आगे बढ़ती है, रॉन फोर्ब्स जब उसको सिखाना चाहते हैं जाइलोफोन या ड्रम वगैरह जो सिखाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों का वो ड्रम लेकर के आते हैं। ठीक है, दो अलग अलग साउंड के। अब वो साउंड को डिस्टिंग्विश करना है, साउंड को पहचानना है लड़की के लिए, और यहीं से उसकी प्रैक्टिस शुरू होती है। वो देखते हैं, ऐसा वो करते हैं कि एक जो ड्रम है जब उसमें हम उसको बजाते हैं तो उसमें से हल्की आवाज़ आती है। दूसरा जब वो ड्रम बजाते हैं तो उसमें से तेज़ आवाज़ आती है। और इस चीज़ को लड़की बहुत तेज़ कैप्चर करती है एवलिन। कमर के नीचे का जब एक्शन होता है तो इसका मतलब है कि आवाज़ कम है, और कमर के ऊपर का जब एक्शन है, यानी जो उसकी वेस्ट है कमर के ऊपर का जब एक्शन होता है, तो उससे पता चलता है कि उसकी साउंड जो है तेज़ है। और यहीं से उसके सीखने का सिलसिला जो है शुरू होता है बच्चों, जिसे हम यहाँ पे बुक में आपके अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट लिखा है। ठीक है, इस तरीके से वो लड़की साउंड को सीखती है। बाद में वो जाइलोफोन सीखती है, और ग्रुप में वो प्रोग्राम देती है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में प्रोग्राम देती है वो लड़की, और बहुत अच्छा जो है उसका रिस्पांस आता है ना। जाइलोफोन में बहुत एक्सपर्ट होती है। वो कहती है कि अगर अपनी लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करना पड़ेगा। आपके बुक में है, एक है हार्ड वर्क और दूसरा है एम। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और अगर आप अपना उद्देश्य बना करके चलते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस बच्ची को सुनाई नहीं देता था कान से, आपको बताऊं बाद में वो इतना एक्सपर्ट होती है कि 1000 तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है। 1 2 3 4 100 50 200 नहीं, 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो लड़की बजाना सीखती है। सबसे अजीब बात आपको और बताऊं, राइटर जो देवराव कावले ने जो इंटरव्यू लिया है और जिसके बेस पे इस चैप्टर को लिखा है, वो खुद कहती है कि 2 घंटे तक मेरी लगातार जो है एवलिन ग्लेनी से जो है टॉकिंग हुआ, और एक और पूरा का पूरा वो बोलती गई, एक भी शब्द उसका मिस स्पेल्ट नहीं हुआ, मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलती थी तो मेरे मुंह को देखती थी, मेरे चेहरे को देखती थी, मेरे होठों को देखती थी, और उस इम्प्रेशन से वो समझ जाती थी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और फिर वो मेरी बात का जवाब देती थी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि वो जो लड़की है ना, वो लड़की के बारे में अगर बताएं तो लंदन की जो जगह है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन की संस्था है जहाँ से उसने अपना म्यूजिक सीखा था, जब उसने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो हाईएस्ट नंबर पाई, और आज तक, मैं 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, आज तक उतना स्कोर कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे पा नहीं सका उस म्यूजिक सीखने वाले उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आगे अगर हम देखें इसके बारे में, तो उसने
बहरी होने के बावजूद भी उसने 2 भाषाओं को सीखा। एक तो बेसिक जैपनीज सीखा उसने, दूसरी फ्रेंच लैंग्वेज सीखा। थोड़ी सी आप स्टोरी के से हट करके बात करिए। आप क्लास 9th में हैं, आप अच्छे परिवार से हैं, खाने पीने की पर्याप्त सुविधाएं हैं आपके पास, पढ़ने की सब मूलभूत सुविधाएं आपके पास हैं, और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता। परिवार आपको बड़ी उम्मीदों के साथ पाल रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन एक बार अपने इस दिल पे हाथ रख करके कहिए बच्चों कि क्या वाकई आप अपने परिवार के उन मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आपका जवाब आएगा, अंतरात्मा जवाब देगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे उस लड़की ने अपने परिवार के और अपने समाज के उन उद्देश्यों को पूरा किया, जबकि वो ऐसी थी कि वो कान से सुन भी नहीं पाती थी। और तो और आज समय में वो, इस हमारे समय में आज जो मैं बात कर रहा हूँ, आज के दौर में दुनिया की सबसे फेमस जो है वो है वाद्य यंत्र बजाने वाली लड़की है, जिसने 1000 से ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताए। एक ऐसा समय होता था बच्चों जब ड्रम और जाइलोफोन, जब ये स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस होता था ना, तो इन्हें पर्दे के पीछे रखा जाता था, ड्रम और जाइलोफोन को। लेकिन एवलिन ग्लेनी ने जब से इस चीज़ों पे अपना हाथ आजमाना शुरू किया, आज वजह यह है कि आर्केस्ट्रा वगैरह में ड्रम और जाइलोफोन सबसे फ्रंट पे रखे जाते हैं। हालांकि वो बहुत तेज़ बजाती है वो लड़की, ठीक है। अब उसने, मैंने बताया कि बहरी होने के बावजूद ही उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, उसने बेसिक जैपनीज सीखी। और तो और मैं आपको बताऊं, जब वो पहले ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी और कुछ सामाजिक काम भी उसने किए, फंड रेजिंग वाला, जैसे जो हमारे असहाय लोग हैं उनके लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए, जो हमारे बहरे बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग के लिए उसने फंड रेजिंग का भी काम किया। उसने जा कर के जेल वगैरह में भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए ताकि लोगों को रिलैक्सेशन फील हो सके। उस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ। सोचिए कितनी बड़ी सामाजिक बात की। बाद में उसने अपना सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। पहले जो ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी, बाद में उसने अपना सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। और तो और जो है 1991 में जो है 1991 में उसे एक पुरस्कार मिला रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो बहुत ही सम्मानित संस्था है, उसके द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 1991 में उस लड़की को प्राप्त हुआ। ये है उस लड़की की कहानी, एवलिन ग्लेनी की, जिसने सिद्ध कर दिया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता है, कुछ जज्बा है, तो हम अपने उद्देश्यों में ज़रूर सफल हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है स्टोरी की समरी पसंद आई होगी आपको। अब आप बुक में आएँ, मैं लाइन वाइज एक एक लाइन का मतलब आपको बताता हूँ। अब जो यहाँ पे पहला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारा शुरू हो रहा है कि वो स्कॉटलैंड की रहने वाली है। देखिए, लंदन और स्कॉटलैंड दो ऐसे शहर हैं ग्रेट ब्रिटेन के। लंदन की लाइफ बहुत फास्ट है ना। लंदन जो है ऊंची इमारतों के लिए, अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। तो दूसरी ओर जो स्कॉटलैंड है वो अपने वेजिटेशंस के लिए, वनस्पतियों के लिए, हरे भरे खेतों के लिए फेमस है, ठीक है। लंदन की लाइफ बहुत फास्ट है और स्कॉटलैंड उसके कंपैरिजन में उसकी लाइफ बहुत स्लो है। ये जो लड़की है, ये जो है स्कॉटलैंड की रहने वाली है और उसे लंदन जो है जाना होता है म्यूजिक सीखने के लिए, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, जहाँ पे उसको म्यूजिक सीखने के लिए जाना होता है। वो पर डे ट्रेन से यात्रा करती है। किस चीज़ से? ट्रेन से, जी हाँ, रेलगाड़ी से उसकी यात्रा शुरू होती है। अब सोचिए, जो लड़की गूंगी बहरी है ना। गूंगा मतलब जो बोल नहीं पाता है ना, डम्ब, और डेफ मतलब होता है जो बहरा है। तो उसके अंदर एक इम्पेयरमेंट है, एक उसके अंदर वो दिव्यांग है लड़की। लेकिन वो इस समय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उधर से ट्रेन आ रही है, उसकी आवाज़ वो नहीं सुन रही है, बल्कि उस ट्रेन का जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, उस चीज़ को सुन रही है। आइए हम बुक में देखते हैं, लाइन में देखते हैं। कह रहा है, राइटर कहता है, रश आवर। रश आवर मतलब एक ऐसा समय जब बहुत ही ज़्यादा भागम भाग होती है। रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन आती है,
या आने को होती है या रुकती है तो लोग बहुत तेज़ ट्रेन में चढ़ते हैं और बहुत तेज़ उतरते हैं। उस भीड़ में वो लड़की अकेली है, कोई नहीं है एवलिन के साथ। उसे भी ट्रेन में बैठना है और लंदन जाना है। रहने वाली स्कॉटलैंड की है, जो एक सिंपल सा प्लेस है, और जहाँ की लाइफ बड़ी स्लो है, गांव तरीके का माहौल आप कह सकते हैं हमारे भाषा में। और लंदन जहाँ की ज़िंदगी बहुत फास्ट है, उसको वहाँ पे जाना है। थोड़ा सा अपने को इन्फीरियरिटी तो नहीं कह सकते, अपने को शर्मिंदा सा उसको महसूस होता है कि इतने लोगों के बीच में, इतनी भीड़ भाड़ में, इतनी भागम भाग में हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक है। रस आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है वो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाला है ना। तो जॉस्टल का मतलब होता है जहाँ पे धक्का मुक्की बहुत तेज़ होती है ट्रेन से उतरने की या ट्रेन में चढ़ने की। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। लड़की तो 17 साल की है, लेकिन स्लाइट गर्ल है, दुबली पतली है, स्मॉल एंड थिन है, देखने पे लगता है कि वो 17 साल की नहीं है वो, है ना। was nervous, she was nervous. Why the girl was nervous? Because she was from Scotland and she was going to London and its life was faster than that of the life of Scotland. ठीक है। हाँ, कह रहा सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग ट्रेन मतलब जो ट्रेन आ रही थी उसके वाइब्रेशन को उसने महसूस किया और वो बहुत एक्साइटेड थी ट्रेन में चढ़ने के लिए। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में स्थित था, वहाँ पे वो क्लास अटेंड करने की जा रही थी। एंड डांटिंग एनफ मीन्स क्या होता है? घबराई हुई, फ्राइटेंड एनफ मतलब वो बहुत घबराई हुई थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म का मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म का सिंपल सा मतलब है कि स्कॉटलैंड के उस फार्म हाउस से या स्कॉटलैंड जैसे एक सिंपल सी जगह से एक टीनेजर का जो है भागम भाग वाली उस लाइफ वाली जगह लंदन में जाना बहुत ही उसके अंदर एक घबराहट पैदा कर सकता है। क्योंकि वो टीनेजर थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आज वो पहले दिन जा रही थी अपना स्कॉटलैंड से निकल करके लंदन पढ़ाई करने के लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है भाई? एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब होता है जिसके अंदर की इच्छा हो, जो म्यूजिशियन बनने की इच्छा हो जिसके अंदर हो, लड़की के अंदर। म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। और इससे भी बड़ा चैलेंज उस लड़की के लिए ये था कि वो म्यूजिक सीखे। एक तो चैलेंजिंग ये था कि स्कॉटलैंड के उस गांव से निकल करके लंदन जैसी उस भागम भाग ज़िंदगी में अपने को एडजस्ट करना, और उससे भी कठिन काम था कि उसका म्यूजिक सीखना, क्योंकि लड़की सी वाज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा बहरी थी। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर हमारे अंदर इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, तो हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, यानी एवलिन ग्लेनी के अंदर जो सुनने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। कि 8 साल की वो एवलिन जब थी और इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए, उस दिन उसकी माँ ने ये चीज़ नोटिस किया। क्या? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव। लोगों ने उसका नाम लिया कि एवलिन जाओ पियानो बजाओ, पर वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड सी हैड नॉट हर्ड। मैंने उसी समय महसूस कर लिया कि वह सुन नहीं सकती थी, है ना। सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कौन है? उसकी मदर हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कंसील मतलब होता है छिपाना, डेफनेस मतलब होता है क्या भाई? बहरापन। धीरे धीरे वो लड़की अपने दोस्तों से या अपने टीचरों से इस चीज़ को छुपाना शुरू कर दी, मैनेज करना शुरू कर दिया कि वो बहरी नहीं है। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड
एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर। लेकिन जब वो 11 की हुई, 11 साल की हुई, डिटोरिएटेड मतलब डाउनफॉल होने लगे, जब उसके मार्क पढ़ाई लिखाई में उसके जब नंबर कम आने लगे, तो उसकी माँ, उसके हेड मिस्ट्रेस ने ये रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से कि उसे अब इस नॉर्मल स्कूल से निकाल कर स्पेशल नीड वाले स्कूल के बच्चों के साथ एडमिशन करा दिया जाए। जैसे मैं ही प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास भी पेरेंट्स की कंप्लेन आती हैं, उनकी रिक्वेस्ट होती है, सर मेरा बच्चा जो गॉगल्स यूज करता है, चश्मा लगाता है, उसकी विजन प्रॉब्लम है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, टीचर से बोल करके उन बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड बेंच पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन अगर एकदम बेशक स्पेशल नीड वाली ही कंडीशन है, तो फिर हमें उन बच्चों को उनसे अलग करने की ही बात होगी, जो यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से कहा जब उसके नंबर कम आने शुरू हो गए। ठीक है, देखें, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे जो नर्वस डैमेज होना शुरू करता है, जब उसके अंदर महसूस कर या कह सकते हैं नर्वस सिस्टम जब धीरे धीरे उसका काम करना बंद करता है बच्ची का, तो धीरे धीरे उसके अंदर से सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। दे वर एडवाइज्ड, है ना। अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में लिखा है, दे वर एडवाइज मतलब उनको एडवाइस किया गया दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उसके पेरेंट्स को ये सुझाव दिया गया कि हियरिंग एड्स उसके कान में लगाया जाए, है ना। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनको कान में लगाने से आवाज़ मैग्नीफाई हो जाती है किसी व्यक्ति की, और व्यक्ति आसानी से सुन सकता है। देखते हैं कान में सुनने वाली मशीन लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा सुझाव दिया गया उसके पेरेंट्स को और कहा गया कि इसको दूसरे स्कूलों में नाम लिखा दिया जाए। पर इतना जल्दी एवलिन सरेंडर करने वाली नहीं थी, लिखा है, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मतलब होता है इतना आसानी से छोड़ देना, वो छोड़ने के मूड में नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन मैजिक। परस्यू का मतलब होता है कि पूरा करना, है ना। उसने वो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि नॉर्मल जीवन जिएगी और म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट है उसको वो पूरा करेगी। क्या हुआ, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, तो इसने भी निश्चय किया कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूरिस्ट, देखिए परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब उसका जो ताकत, उसकी क्षमता। हाँ, परक्यूशनिस्ट मतलब क्या होता है, परक्यूशनिस्ट मतलब एक ऐसा म्यूजिशियन, एक ऐसा प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो एक नहीं बल्कि कई तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे जाइलोफोन या तबला या ड्रम इन सबको बजा सकता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं परक्यूशनिस्ट। मैंने आपको बताया भी था कहानी के बैकग्राउंड में कि एक दिन उसकी मुलाकात रॉन फोर्ब्स से होती है, जो टीचर हैं, परक्यूशनिस्ट हैं, और वो लड़की के अंदर का पोटेंशियल देख लेते हैं और फिर वो लड़की को समझाने या उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, कि दो बड़े बड़े ड्रम्स लेकर के आते हैं और डिफरेंट नोट के। डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो बोलते हैं कि एवलिन इसकी जो म्यूजिक है ना उसे तुम कान से मत सुनो, क्योंकि तुम बहरी हो, कान से तुमको नहीं सुनना है, तुमको इसे महसूस करना है, किसी दूसरे तरीके से इसको समझो। देखिए कह रहे हैं डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस में लाने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेज एवलिन सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। मैंने आपको बताया ना, डाउन वेस्ट में लोअर वॉइस को और अपर वेस्ट में हायर वॉइस को, यानी ज़्यादा आवाज़ जो है कमर के ऊपर के लिए और कम आवाज़ कमर के नीचे के लिए एक सिंबल में उस लड़की ने, एवलिन ने, जानने की कोशिश की। इसी तरीके से क्या हुआ, प्रैक्टिस करना शुरू किया उसके टीचर्स रॉन फोर्ब्स ने। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सोन
एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से एवलिन ने इस चीज़ को महसूस करना सीख लिया कि म्यूजिक को उसने महसूस करना सीख लिया। ध्यान दीजिए, म्यूजिक को सुन नहीं पाती थी, पर उसने म्यूजिक को महसूस करना सीख लिया। भाई सुन कैसे पाती, वो लड़की तो बहरी थी, इसलिए उसने महसूस करना सीखा, उसने सेंस करना सीख लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा देखिए, कह रहा है कि आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैंने अपने दिमाग को और शरीर को, है ना, ओपन कर दिया साउंड और वाइब्रेशन के लिए। जो वाइब्रेशन हो रही है, जो साउंड हो रही है, उसको समझने के लिए। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके अलावा अगर कुछ बचता था तो मेरा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था कि मैं जो है इन सब चीज़ों को सीखती चली गई या इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होती चली गई। उसके बाद कह रहे हैं सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस दिन से उस लड़की ने कभी फिर मुड़ करके नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। और जब वो 16 साल की हुई तो उसने यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में ऑर्केस्ट्रा ट्रुप के साथ ग्रुप परफॉर्मेंस देना शुरू किया। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने अपने जीवन को क्या किया, म्यूजिक को समर्पित कर दिया। सी ऑडिशन, देख रहे हैं ऑडिशन मतलब समझ रहे हैं ना, छोटा परफॉर्मेंस देना। जब कहीं पे सिलेक्शन होता है तो लोग ऑडिशन देते हैं। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो मैंने आपको बताया था कि लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने ऑडिशन दिया ताकि वहाँ पे अपना पढ़ाई कर सके। एंड स्कोर्ड, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के इतिहास में आज तक सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली वो इकलौती लड़की बनी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा बच्चों। आप देख रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इंस्पिरेशन, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ये सब कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकते हैं। आपके अंदर दृढ़ निश्चय शक्ति हो, परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, पूरी दुनिया आपका साथ देना बंद कर दे, लेकिन आपने अगर डिटर्मिनेशन लिया है ना, आप अगर दृढ़ निश्चयी हैं ना, तो मैं आपको 100% इस चीज़ को विश्वास दिलाऊं कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप निश्चित रूप से इसी ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आपके, आपके माँ बाप के और इस समाज के सपने जरूर साकार होंगे। ये मैं बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ कहता हूँ। और बड़ी बात क्या, खुद आप एग्जाम्पल के रूप में इस लड़की को देख सकते हैं कि एक बहरी वाली लड़की ने कितना बड़ा काम किया। मैं बहरा शब्द यूज कर रहा हूँ तो अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ठीक है, कह रहे हैं सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, है ना। जो ग्रुप में परफॉर्मेंस दे रही थी वो अब धीरे धीरे उसने सोलो परफॉर्मेंस भी देना शुरू कर दिया, यानी अकेला परफॉर्मेंस देना उसने स्टेज पे शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। 3 साल जो उसने उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में म्यूजिक सीखने को दिए, इन 3 साल के दौरान जितने भी टॉप लेवल के जो अवार्ड होते थे ना, सबको उसने अपने झोली में भर लिया, या सब पुरस्कार उसको प्राप्त हो गए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और ऐसा नहीं है कि वो कहती है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बिकॉज सी इज़ डाउन टू अर्थ, वो ज़मीन से जुड़ी है। देखते हैं ना कि छोटी सी सफलता किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। और इस लड़की ने तो दुनिया की हर मंजिल पाली, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल असंभव सी बात है, पर ये असामान्य लड़की थी, उसने इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से पा लिया। वो कहती है, देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं आप और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप उसको जरूर पाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, सबसे टॉप पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट
with a mastery of some 1000 instruments, sought after multi percussionist, है ना। मतलब मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब कह रहा है ना कि बहुत ज़्यादा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली दुनिया की सबसे फेमस जो है वो म्यूजिशियन है। आगे लिखते भी हैं, राइटर लिखती भी है, देखिए, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। हेक्टिक मतलब जो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल उनका था कि भाई आज यहाँ परफॉर्मेंस देना है, बिकॉज शी वॉज सेलिब्रिटी ना, इतने परफॉर्मेंस उनको देने थे। इन सब के बावजूद भी उसने अपने लाइफ को बहुत आसान बनाया। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होगा, यह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है और बहुत ही ज़्यादा रोचक है, क्या कि जो है उसको देखना, उसको सुनना। किसको? एवलिन को। वो राइटर आगे कहती है, देबरा काउले ने लिखा है कि इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जब वो इंटरव्यू ले रही थी राइटर उस लड़की का, 2 घंटे तक इंटरव्यू चला और वो एवलिन जो है एक भी शब्द उसका सुन नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहरी थी। देबरा काउली जो राइटर है, जो जर्नलिस्ट है जिसने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यूअर जो है, वो जितना कुछ भी बोलती गई ना उसको 100% उस लड़की ने समझ लिया। सुन नहीं पाई, वो समझ गई, महसूस कर गई, उसको इसने लिखा है। कह रहा है इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल्स। वो कहती है कि दाढ़ी वाले लोग या जो लोग जो मेल लोग हैं ना, उन लोगों ने मुझको बहुत ज़्यादा ट्रबल किया। हंसती है, जोकिंग वे में कहती है कि मुझको बहुत ज़्यादा परेशान किया उन लोगों ने। देखिए उसका फोटो है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज। सी स्पीक्स फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी दिक्कत के, एक्यूरेट, विद अ स्कॉटिश लिट। भाई वो स्कॉटलैंड की रहने वाली है तो स्कॉटलैंड के टोन में। अरे भाई जैसे कोई भोजपुरी है, भोजपुरी बोलने वाला है तो भोजपुरी बोलेगा, है ना। हिंदी बोलने वाला है हिंदी बोलेगा, बंगला बोलने वाला है बंगला बोलेगा। तो हर भाषा का अपना टोन होता है। 2 घंटे तक जो इसकी राइटर की इसकी बात होती है तो फ्लॉलेस बोलती है, कोई भी बोलने में ज़रा से भी कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होती और अपने स्कॉटिश उस टोन में वो बोलती है। वो कहती है कि जब कोई बोलता है तो मैं उसके होंठों को देखती हूँ, उसके चेहरे को देखती हूँ और स्पेशली उसके आँखों को देखती हूँ और उसका इंप्रेशन समझ जाती हूँ कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। वो कहती है कि माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच एकदम क्लियर है। अरे भाई मुझको बोलने की क्षमता है, मुझे सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई है ना, पर मेरे अंदर बोलने में थोड़ी कोई दिक्कत है। जब मैं 11 साल की थी तब से मैं मतलब जो है मैं सुन सकती थी इन सब चीज़ों को और मैं बहुत बढ़िया बोल लेती हूँ। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं बता पाती कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और बेसिक जैपनीज कैसे सीखी, पर उनका डिटर्मिनेशन था कि उसने उन 2 भाषाओं को भी सीख लिया। एज़ फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए जहाँ तक बात है, म्यूजिक के बारे में वो राइटर बताती हैं म्यूजिक के बारे में। एज़ फॉर द म्यूजिक इट पोर्स, पोर्स मतलब होता है उड़ेल देना, इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कि जो म्यूजिक है, जो संगीत है ना, मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। इट टिंगल्स, है ना, मतलब ये मुझको चुभता है, खरोंच देता है, मुझको पिंच करता है मेरी स्किन में, माई चिक बोन्स, मेरे गालों के उस हड्डियों में, एंड इवन माई हेयर, मेरे बालों में। यानी ये शरीर के एवरी पार्ट में ये जो म्यूजिक है ना, ये जो संगीत है ना, ये मुझको टच करती है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर्स। और जब वो जाइलोफोन बजाती है, हालांकि जाइलोफोन जब बजाती है तो एक वुड पे रख, लकड़ी पे रख करके उसको बजाती हैं और अपना जो जूते वगैरह सैंडल वगैरह निकाल देती है ताकि उस चीज़ को महसूस कर सके। कह रही हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं स्टिक से, तो स्टिक से अपने फिंगर में जो उनके वाइब्रेशन होता है उससे वो म्यूजिक को महसूस करती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द बॉडी, अपने शरीर को आगे की ओर, लीनिंग मतलब होता है
झुका लेना। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, जो मैंने भी आपको बताया, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अपर लेग्स, क्यों, ताकि उसके जो पाँव, नंगे पाँव हैं जिस पे वो बजा रही है और लकड़ी के ऊपर जाइलोफोन को रखती है, ताकि वहाँ से जो वाइब्रेशन उसके पैरों में हो और वहाँ से होते हुए उसके पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाए और वो जो बजा रही है उसको लोग समझ पाएँ और वो खुद समझ पाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, बहुत ऑडियंस को जो है, जो उसके हैं, उनको बहुत आनंद भी देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अंडरलाइन करिए, 1991 में रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने अपने सबसे प्रेस्टिजियस सम्मानजनक पुरस्कार से उसको नवाजा और उसका नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी उस साल सोलो परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था 1991 में। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने अपनी ये बात कही। मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग की जो लाइन है जहाँ से स्टोरी शुरू होती है, उस लाइन को जेम्स ब्लेड ने लिखा है कि भगवान ने तो उसके सुनने की क्षमता छीन ली, पर उसको कुछ ऐसा चीज़ दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़, जो हमारे आपसे किन्हीं मामलों में बहुत आगे है। देख रहे हैं, व्हाट वी हियर सी फील्स, जो मैंने अभी आगे लाइन बताई थी आपको। हाँ, 9th पॉइंट पे आते हैं। एवलिन कन्फेसेस माने होता है स्वीकार करना, दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोहलिक। वर्कोहलिक मतलब, अरे भाई सिंपल से मतलब समझ, जैसे आदमी अल्कोहल पी के जुनून में होता है ना, वैसे ही वर्क अल्कोहलिक मतलब जिसको काम करने का जुनून उस हद तक हो जैसे अल्कोहल लेने के बाद इंसान का होता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने सिर्फ काम करना सीखा है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, हार्ड से हार्ड, बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो मुझे पुरस्कार मिला है एनॉर्मस, वो बहुत बड़ा है मेरे लिए। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो उसके रेगुलर संगीत के जो प्रोग्राम होते हैं, कंसर्ट होते हैं, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल और जेलों में भी वो फ्री ऑफ कास्ट जो है कंसर्ट करवाती है। सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो यंग म्यूजिशियन हैं उनकी भी क्लास लेती हैं, उसको प्राथमिकता देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रंसेज, है ना, बीथोवन का नाम सुना है? बीथोवन जो है, जब आपके कंप्यूटर में विंडो एक्सपी होता था तो वहाँ पे लिखा आता था बीथोवन्स म्यूजिक। बीथोवन जो है दुनिया का बहुत बड़ा जो है फ्लूट प्लेयर हुआ है ना, बांसुरी वादक हुआ है बीथोवन। तो वहाँ पे उसके नाम से एक स्कूल चलता है लंदन में, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। जब जो गूंगे बच्चे थे, सॉरी बहरे बच्चे थे, उनके लिए फ़ंड कलेक्ट करने की जो बात आती थी, सी इज वो बोलते हैं कि सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि ये एवलिन जेनी जो है वो बहरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चमकदार प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो बच्चे अपने अंदर प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम नहीं पा सकते, अगर एवलिन ग्लेनी ने पाया है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने अपने उस कम लाइफ में वो चीज़ें प्राप्त कर ली हैं जिससे उसकी उम्र के दूने उम्र के लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते। मेरी बात समझ रहे हैं? जितनी कम एज में उसने इतना ज़्यादा चीज़ें पाली कि जितना कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है उस एज में नहीं पाते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और तो और एवलिन के प्रयासों से ऑर्केस्ट्रा में जो चाहे हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में चाहे जाइलोफोन हो या चाहे हमारे वो ड्रम्स हों, तबलाज हों, ये सब अब फ्रंट पे आके रहने लगे हैं, नहीं तो इसके पहले इनको पीछे रखा जाता था। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, लोग कहते हैं कि अगर ये एवलिन कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये झूठ कहना ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि
लाखों से लाखों की ज़्यादा संख्या में एवलिन ने अपने प्रयासों से लोगों के चेहरों पे खुशी दी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। कहीं ना कहीं ये चैप्टर एक बहुत बड़ी सी बात कह करके जाता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ बच्चों कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर किसी चीज़ को करने की क्षमता है, आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है आपकी मेहनत हार्ड वर्क और दूसरा है आपका एम, आपका लक्ष्य। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको आपके उद्देश्यों से भटका नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की स्टोरी। इसका दूसरा पार्ट जो है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, आप कहीं मत जाइएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जो शहनाई बजाई थी उसके ऊपर वो हमारी स्टोरी बेस है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। और चूँकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, हर विद्यालय बंद है और आप अपने घर पे अपने समय का सदुपयोग करते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे। और समस्त अभिभावकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में वो खुद का और बच्चों का सहयोग करें। हम सब सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।